हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। 10th 11th तक हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई। अब हम इसमें क्वेश्चन 12 करने वाले हैं। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एडजस्टमेंट आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको एग्जाम में बेटा इस तरह के बड़े क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 एडजस्टमेंट आएंगे, और यदि 6 मार्क्स में सर ने या टीचर्स ने दिया है तो फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं या वो बोलते हैं कि मैम अगर हमारा यहाँ एक सेंटेंस गलत हो गया या एक एडजस्टमेंट गलत हो गया तो क्या पूरे मार्क्स कटेंगे? नहीं। यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका कोई एक एडजस्टमेंट गलत भी हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक, अगर 8 एडजस्टमेंट है तो हर एक एडजस्टमेंट का हाफ मार्क्स, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स है, तो अगर आपका एक गलत हुआ तो हाफ मार्क्स कटेंगे, है ना। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि या तो पूरा सही या गलत, है ना, बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है बेटा कि यदि आपने कोई एक सेंटेंस गलत लिखा है, एक स्टेटमेंट गलत लिखा है, बाकी सारे सही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो कितने एडजस्टमेंट है। बिजनेस स्टार्ट किया है, बैंक में पैसे दिए हैं, नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, फिर नगद माल बेचा है, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000, रेंट पेड किया है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज और परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, है ना। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं कि हमने जितने सेंटेंस एडजस्टमेंट पढ़े हैं उसमें क्या क्या असेट्स में और लायबिलिटीज में आएंगे, है ना। तो देखो, एक तो कैश आ रहा है, इस बार कैश तो हर बार ही आ रहा है ना। इस बार बैंक आ रहा है, असेट्स में बैंक भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पैसे बैंक में दिए, तो कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है। गुड्स खरीदा बेचा है तो स्टॉक भी आएगा, और इसके साथ फर्नीचर भी खरीदा है हमने 7th में, और 9th में हमने मोटरसाइकिल भी खरीदी है। अब देखिए, मोटरसाइकिल तो पर्सनल, लेकिन वहां लिखा नहीं है कि पर्सनल यूज है, क्योंकि उन्होंने रेफ्रिजरेटर में पर्सनल यूज डाला है। तो रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज मतलब वहां हम ड्राइंग ट्रीटमेंट करेंगे, और मोटरसाइकिल हम एज अ असेट्स अलग से लिखेंगे, है ना। क्योंकि मोटरसाइकिल के आगे उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि ये पर्सनल है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल का भी एक कॉलम बनाएंगे, क्योंकि एज अ असेट्स हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर नहीं लिखा है कि ये पर्सनल यूज है। और लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर्स होंगे, उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब देखो उधार माल खरीदा है तो गुड्स के क्रेडिटर्स भी होंगे, और उधार फर्नीचर खरीदा है तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी होंगे, फर्नीचर वाले को भी पैसे देने हैं तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, और लास्ट कैपिटल। हमने उधार माल खरीदा है उसके लिए भी क्रेडिटर्स, और हमने उधार फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर वाले को भी हमें पैसे देने होंगे। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसको कितना पैसा देना है। तो 2 लायबिलिटीज हो गई, है ना। है तो टोटल क्रेडिटर्स में ही आएंगे, बट एक क्रेडिटर्स गुड्स वाले हैं और एक क्रेडिटर्स फर्नीचर वाले। जैसे मान लो हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो 3 अलग अलग शॉप से हमने सामान खरीदा है, तो हम मेंशन करते हैं ना कि हमने वहां से सामान खरीदा है, हमें इतने रुपए प्लास्टिक वाले को देने हैं, इतने रुपए मिठाई वाले को देने हैं, इतने रुपए हमें वहां पर देने हैं, है ना। तो हमने मेंशन किया है कि एक क्रेडिटर्स हैं जो जिनसे हम सामान खरीदते हैं।
और एक क्रेडिटर्स है जो उनसे हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, उनको हमें फर्नीचर का पैसा देना है। वेंडर भी लिख सकते हैं, वेंडर फॉर फर्नीचर। वेंडर मतलब विक्रेता, जिन्होंने माल हमें बेचा है। तो ये हमारे सारे नाम आ गए। अब हम फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए में, तो पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड, पूरा लिखेंगे विद कैश। कितने रुपए से, 50,000। तो कैश में आएंगे बेटा 50, बाकी जगह सब 0। बैंक, स्टॉक, फर्नीचर 0 0 0 और कैपिटल में 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसे दिए, हमने बैंक में पैसे दिए, बैंक में पैसे जमा किए, एक ही बात है। तो मेरे पास से पैसा कहाँ गया, बैंक में। पेड इनटू बैंक, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, मतलब कैश में से कम हो जाएंगे और पैसे कहाँ चले गए, बैंक में। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गई। हमने पैसे बैंक में जमा करे तो हमारे पास जो कैश था वो कम हो गया और बैंक में चले गए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और बाकी जगह कोई इंपैक्ट हुआ क्या, नहीं। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पैसा कैश में हो या बैंक में, पैसा तो है। तो कैपिटल में भी 50,000। फिर क्या लिखते हैं हम, न्यू इक्वेशन। 50 में से 10 गया, 40, 10,000, 0 0 0, दोनों तरफ टोटल कितना चल रहा है, 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, हमने परचेज किया गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट। नगद माल भी खरीदा है और उधार भी खरीदा। नगद खरीदा कितने का, 20, ठीक है, और उधार खरीदा 30। तो 20 और 30 टोटल हमने कितने का माल परचेस किया, 50,000। तो हमारे स्टॉक 50,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। टोटल गुड्स कितना परचेस किया, 20,000 का नगद और 30,000 का उधार, तो 50,000। अब देखो नगद जो खरीदा तो उसके लिए हमने क्या दिए होंगे, पैसे। तो नगद हमने 20,000 का गुड्स खरीदा है, तो 20,000 रुपए तो नगद पेमेंट हो गए, तो 20,000 रुपए तो हमारे कैश में से डिक्रीज हो गए। बैंक में तो कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, मोटरसाइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं, और 30,000 रुपए का 30,000 रुपए का हमने उधार माल खरीदा है। तो 30,000 रुपए से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, हमें पैसा देना पड़ेगा। किनको, जिनसे हमने माल खरीदा है। तो हमें 30,000 रुपए किसे देने होंगे, क्रेडिटर्स को। इसलिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। फिर से बताऊं, टोटल हमने कितना माल खरीदा, 50 का, तो स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ, 50। उसके बाद कैश पेमेंट किया 20,000, तो 20,000 कैश में से डिक्रीज, और उधार बाद में पैसे देंगे 30,000, तो 30,000 रुपए कहाँ इंक्रीज हुए, क्रेडिटर में। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी बेटा, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 0
अभी फर्नीचर और मोटरसाइकिल का कुछ नहीं हुआ है तो 0 0। क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं, इधर अभी कुछ नहीं, कैपिटल 50। टोटल करके देखो, लाइबिलिटी साइड 30 और 50 80,000 और इधर भी 80,000। दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 और कॉस्ट कितनी है बेटा 30,000। कितना बार आ चुका है ये वाला एडजस्टमेंट, 30,000 का माल, कॉस्ट मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल में वो कितने का माल है, तो वो 30,000 का है और हम उसे बेच रहे हैं 40 में। और कैसे बेच रहे हैं, नगद, है ना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में देखो कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, नगद माल बेचा तो पैसा हमारे पास आएगा कितने रुपए, 40,000। हमारे पास से क्या जाएगा, माल, स्टॉक। माल कितने से कम होगा, 30, क्योंकि कॉस्ट कितने की है 30,000, तो स्टॉक में से 30,000 माइनस होंगे और प्रॉफिट 30,000 का माल 40,000 में बेचा है तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, कितने का, 10,000। तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में ऐड होगा। देखिए +40 -30 तो 10 और ये 10 आ गया, तो बाकी जगह 0। कितने का माल है और कितने में बेचा, जितने की कॉस्ट होगी वो स्टॉक में से कम और जितने पैसे आए वो कैश में इंक्रीज, है ना, और जितने का प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल में। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी बेटा, ट्वेंटी 40 60 10, 50 में से 30 गया 20,000, 0 0 30,000, 0 0 और ये 60। नेक्स्ट, रेंट पेड 500, रेंट पेड, है ना, अमाउंट भी लिखे, पूरा पूरा लिखेंगे या पर्टिकुलर में। 500 रुपए किराए के दिए, कोई सा भी एक्सपेंसेस करो, आपको सिर्फ देखना है पेड किया, है ना, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, कोई सा भी पेड हो, आपको कैश में से कम करना है और कैपिटल में से, बस कैश भी कम और कैपिटल भी कम, बाकी कोई इफेक्ट नहीं। तो बाकी जगह पहले तो बैलेंस 0 लिखकर और फिर उनका बैलेंस लिख देंगे हम। 0 क्यों, क्योंकि यहां पे बाकी जगह इफेक्ट नहीं हुआ। फिर न्यू इक्वेशन, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम बार बार यही चीज लिखना है, तो लिखना पड़ेगा बेटा। 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 30,000 और ये 59,500। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए का रेंट देना बाकी है, 100 रुपए का। आउटस्टैंडिंग, विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जो हैं जिन्हें हमें पे करना है बट अभी तक हमने उन्हें पे नहीं किया है, देना बाकी है, तो कैश पे तो कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, बैंक पे भी कुछ नहीं, फर्नीचर स्टॉक में भी कुछ नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, लायबिलिटी साइड, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और कैपिटल में से कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट जब करेंगे तो कैपिटल कम होगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस
और कैपिटल माइनस। कैश पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं। न्यू इक्वेशन 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 30,000 100 और 59,400। तो एक ही बात है, इधर 400 इधर 100, तो 59,500 हो रहा है। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का, उधार खरीदा। कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं, स्टॉक पे नहीं। फर्नीचर, अभी तक फर्नीचर 0 था, अब फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का, तो फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ जाएगी। और मोटरसाइकिल पे कोई इंपैक्ट नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, या वेंडर फॉर फर्नीचर। देखो ये एक साथ एक के नीचे एक ऐसे आना चाहिए, है ना, सबका बैलेंस। जैसे ये कैश चल रहा है, ये बैंक, आप लोग ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं कॉपी में चाहे तो हमने उधार फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ेगा, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्योंकि हमने मेंशन किया है कि क्रेडिटर्स कौन से वाले हैं, किन्हें हमें पैसा देना है, जिनसे हमने फर्नीचर खरीदा है। और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि एक जगह हमने प्लस कर दिया लायबिलिटी में, तो फिर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 5,000 और 0, 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 59,400। नेक्स्ट, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, पूरा लिखेंगे आप, पर्सनल यूज लिखा है मैंने सिर्फ, आप पूरा लिखिएगा। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पर्सनल यूज में। पर्सनल यूज जहां भी आ जाए आपको ड्राइंग मानना है उसको, और ड्राइंग होगा तो बिजनेस में से कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम। ड्राइंग, कैश डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज, बाकी कहीं जगह कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो कैश डिक्रीज 5,000 से और 5,000 से कैपिटल डिक्रीज, और बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो 59,000 में से 5,000 गए तो 54,500, 10,000, 20,000, 5,000 और ये 0, 30,000, 100 आउटस्टैंडिंग के, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर के, और ये 54,500। देखो सब समझ में आ रहा है। ये हमारे जिनसे हमने माल खरीदा था, ये आउटस्टैंडिंग के, इनको फर्नीचर वाले को पैसे देने हैं, और ये कैपिटल। लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कितने रुपए से बेटा? 20,000। अब इसको देखा जाए तो मोटरसाइकिल पर्सनल, बट उन्होंने ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल ऊपर लिखा है, तो हमने इसको एज अ बिजनेस की एसेट्स मानकर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया है कि ये पर्सनल है। तो हमने माना कि हमने मोटरसाइकिल खरीदी, तो मोटरसाइकिल खरीदी, नगद खरीदी है, तो 20,000 रुपए मेरे गए, कैश
डिक्रीज। और मोटरसाइकिल का हमने अलग से कॉलम बनाया है, तो मोटरसाइकिल में 20,000 रुपए प्लस हो जाएंगे, है ना। असेट्स आई, असेट्स इंक्रीज, पेमेंट कैसे किया, कैश से, तो कैश में डिक्रीज। बाकी जगह एज इट इज। इधर कोई लायबिलिटी साइड में फर्क नहीं हुआ, क्योंकि असेट्स में एक जगह प्लस हो गया है और एक जगह माइनस, इधर ही प्लस माइनस हो गया, तो लायबिलिटी साइड पे कोई इंपैक्ट। जरूरी नहीं होता बेटा कि दोनों साइड में ही प्लस होगा या दोनों साइड में ही माइनस होगा। इधर प्लस हो गया और इधर माइनस, तो वैल्यू तो जीरो हो गई, है ना। तो 54,500 में से 20,000 गया तो 34,500। ये हमारा कैश का बैलेंस, ये हमारा बैंक का बैलेंस। 20,000 के हमारे क्या है, स्टॉक। 5,000 का हमारा फर्नीचर। 20,000 की हमारी मोटरसाइकिल। 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स। 100 का हमारा आउटस्टैंडिंग। 5,000 का हमारा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर और 54,500 के हमारे कैपिटल। आंसर चेक करो, यही आ रहा है, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर और मोटरसाइकिल। लायबिलिटीज में भी यही आ रहा है, इसका टोटल करेंगे सेम आएगा। ये हमारी न्यू इक्वेशन अब हमें इसकी बनानी है बैलेंस शीट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो फिर से पूछना, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, मैं इसकी बैलेंस शीट बनाती हूं। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट मैंने लाइन खींची है, ये कौन सी साइड होती है, लायबिलिटीज साइड, और ये एसेट्स। तो हमने जो भी यहाँ पे एसेट्स बनाई है वो हम इस साइड लिखेंगे। सबसे पहले एसेट्स में कैश, कैश का बैलेंस कितना है, 34,500। तो हम सबसे पहले यहां लिख देंगे कैश 34,500। फिर बैंक में 10,000, फिर स्टॉक 20,000, फिर उसके बाद बेटा फर्नीचर 5 का है और मोटरसाइकिल 20 की, तो फर्नीचर 5,000 और मोटरसाइकिल 20। ये कौन सी साइड कंप्लीट हुई, असेट्स। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है, विच शोज फाइनेंशियल कंडीशन। आपकी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके पास कितनी संपत्तियां हैं और आपको क्या क्या पेमेंट किस किस को कितना कितना करना है। तो अब लायबिलिटी साइड, सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस 100। हम चाहें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में यहीं पे मेंशन करके वो प्लस करके भी लिख सकते हैं, और अलग से चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर कितना बेटा, 5,000, और कैपिटल 54,500। और अब टोटल करके देखो, 54,500 और 30 और 5 35, 35,100, 0 0 5 और 1 6, 5 4 9, 5 और 3 8, 89,600। इधर का भी टोटल करके देखो, 20 20 40 50 और 55, 55,000 और 34,500। तो इधर का टोटल आ रहा है 89,500। ओहो, देखो यहाँ 500 आ रहे हैं, उधर 600 आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है। कहाँ मिस्टेक की है,
34,500, ये देखो 59,400 में से 5,000 माइनस किए थे, तो 54,400 की जगह यहाँ मैंने कितना लिखा है 500, तो ये कितना होगा 400, है ना। मतलब बैलेंस शीट से हमें ये भी पता चल जाता है दोनों साइड का जब हम टोटल लगाते हैं तो हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है। 54,400, तो हमारा जो कैपिटल था मैंने यहाँ कितना लिखा है बेटा 500, ये कितना होगा 400। 59,400 चल रहा था, देखो 59,500 में से 100 माइनस हुए तो 59,400, फिर 0 59,400, फिर 5,000 प्लस किया था, है ना, माइनस, तो 4,400, 400 एज इट इज उतारना था, मैंने गलती से यहाँ पे 500 लिख दिए, तो इधर का टोटल भी कितना आएगा 500। ठीक है, अब ये दोनों साइड टोटल सेम हो गया। तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमसे हो सकती हैं तो आपसे भी हो सकती हैं, इसलिए इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है कि उतारते वक्त हम इस तरह की मिस्टेक ना करें। और जब भी आप टोटल करेंगे हमेशा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में हम एक और छोटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन 13, है ना। 12th अपना बड़ा था तो 13 अपना छोटा है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड करो। इसमें हमें बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में और गुड्स में। फिर परचेज गुड फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम करंट गुड कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड 55,000, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने लिखा है क्रेडिट फ्रॉम करंट। हमने किससे माल खरीदा उसके नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, हमने उधार माल खरीदा, हम सिर्फ क्या लिखेंगे क्रेडिटर। तो हमारे कॉलम में क्या क्या बनेगा, एक तो आउटस्टैंडिंग बनेगा, कैश इधर और स्टॉक, और इस तरफ एक क्रेडिटर्स, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक कैपिटल। ये तरीका अच्छा होता है कि पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस को पढ़ लें और उन ट्रांजैक्शन से कौन कौन से हेड खुलेंगे वो सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। अब हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से भी और गुड्स से भी, ठीक। तो हमने बिजनेस में दो चीजें लगाई, कैश लगाया 50,000 का और गुड्स लगाया 30,000 का। तो कैश भी बढ़ा, गुड्स भी बढ़ा, और 50 और 30 टोटल कितने रुपए बिजनेस में लगाए, 80,000 रुपए। तो कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, 80,000 से, है ना। बिजनेस में हम जो पैसा या जो भी चीजें लगाते हैं तो बिजनेस की ड्यूटी होती है कि वो हमें रिटर्न करके देगा, तो कैपिटल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लायबिलिटी, अब हमने कैश में खरीदा है 30,000 और उधार खरीदा है 20,000। परचेस गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम करंट, करंट से माल खरीदा या किसी से भी माल खरीदे हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, हम क्रेडिटर करके लिखेंगे। तो हमने कितने का माल खरीदा है, कैश में 30 और उधार में 20, तो टोटल हमारे पास कितना माल आएगा, कैश में हमने खरीदा है 30,000 का और उधार में खरीदा है हमने 20,000 का। इससे पहले भी ये ट्रांजैक्शन था, तो 30,000 और 20,000, हमारे पास कितना माल आया 50,000 का, तो हमारा स्टॉक कितने से इंक्रीज होगा, 50। अब हमने नगद पैसे कितने दिए,
30, तो हमारे पास से कितने रुपए जाएंगे? 30,000। और जो उधार खरीदा है करंट से, वो पैसे बाद में देंगे। तो जब भी उधार माल खरीदते हैं तो क्या इंक्रीज होते हैं? क्रेडिटर। तो 20,000 के क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन क्या बनी बेटा? हर ट्रांजैक्शन के बाद ऐड करके न्यू इक्वेशन लिखना है। तो 50 में से 30 गए 20, ये 80, ये 20, ये 0 और ये 80। दोनों तरफ का टोटल 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड 55,000। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड 55,000। माल कितने का था? 40,000। बेचा कितने में? 55,000। अच्छा, यहां पे कैश नहीं लिखा है बट नाम भी मेंशन नहीं किया है। अगर यहां पे नाम लिखा होता कि गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड 55,000 टू रवि, टू मोहन, टू श्याम, तो हम उसको क्या मानते? उधार। बट नाम तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब हमने नगद ही बेचा है, कैश में ही बेचा है। ये हम अकाउंट्स में मानते हैं कि यदि नाम मेंशन है तो क्रेडिट है, और नाम मेंशन नहीं है और कैश भी नहीं है लिखा तो कैश में ही बेचा है। मतलब 40 का माल 55 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 का था, बेचा कितने में? 55। तो 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा। और माल कितने से कम हुआ? 40 से, क्योंकि माल की कीमत कितने की थी? 40 की। तो 40,000 स्टॉक में से कम हो गया। माइनस के लिए अपन क्या लगाते हैं बेटा? ब्रैकेट। और पैसे कितने आएंगे? 55,000। 40 का था पर बेचा है 55 में, तो पैसे कितने आएंगे? 55,000। न्यू इक्वेशन, $75,000, 40,000, इधर 20, इधर 95,000। नेक्स्ट, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज आएगा, हमने पैसा निकाला, माल नहीं। विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने पैसे निकाले, ड्रॉइंग की। कैश भी कम और बिजनेस में से कैपिटल का पैसा भी कम, तो 10,000 रुपए यहां भी कम होंगे और 10,000 रुपए कैपिटल में से भी। बाकी जगह देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन सर्च करना होता है और हम स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये देख लेते हैं और हमें चैप्टर नहीं आता है। तो ऐसा कभी नहीं करना। यदि हमें कोई क्वेश्चन समझना हो तो पहले हमें उसका कम से कम बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए कि यार इस चैप्टर का बेसिक क्या है, फिर क्वेश्चन को सर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया है, आई बटन को क्लिक करके देखना। तो पहले वो 10 ट्रांजैक्शन जो मैंने सिखाए हैं कि कैसे क्या करते हैं, उसको करने के बाद यदि आप क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। न्यू इक्वेशन, 75 में से कितने गए? 10, तो 65, यहां पर 40,000, यहां 20,000 और यहां पे 95 में से 10 गए तो 85। लास्ट ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है, कोई सा भी एक्सपेंसेस हो, हमें उसका नाम नहीं लिखना है। रेंट हो, सैलरी हो, कोई सी भी चीज आउटस्टैंडिंग हो,
कितने रुपए से है? 2000। तो आउट कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं। क्या सीखा? आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चे जो अभी अपन ने दिए नहीं है, देना बाकी है। तो कैश पे, स्टॉक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे भी कुछ नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2000 रुपए प्लस हो जाएंगे कि हमें उनको पैसे देने हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस और कैपिटल में से डिक्रीज। बेटा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड ये मैंने आपको सिखाए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कभी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारा क्या आंसर आया? 65,000 प्लस 40,000, 20,000, 2,000 और 85 में से 2 गया तो 83,000। टोटल करें 65 और 40, 1,05,000, और इधर भी 83 और 22, 1,05,000। दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, 1,05,000। तो आया आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना? 13 तक हमने कर लिए, केवल 16 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। उसके बाद छोटे फॉर्मूले वाले। चैप्टर बहुत अच्छा है, इस चैप्टर से आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा कि आगे हमें अकाउंट्स में क्या करना है। आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर से, अच्छे चैप्टर से मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना है। आप जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको उतने अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी मिलेंगे। बहुत जल्दी आ रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।